चीज़ देखनी है कि हम यहाँ पे लेबर लॉ को डिस्कस क्यों करते हैं। लेबर लॉ को हम डिस्कस इसलिए करते हैं कि एम्प्लॉयज़ के जो रिलेशनशिप होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको गवर्न करने के लिए उससे रिलेटेड क्या उनके साथ किसी किस्म की ज़्यादती तो नहीं हो रही, क्या उनके राइट्स को मुकम्मल तौर पे अदा किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। ये स्पेशली जब यूरोप के अंदर एक फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, उस रेवोल्यूशन के बाद इस सेक्टर को बड़ी इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हो गई कि लोगों के साथ किसी किस्म की ज़्यादती ना हो या उनके राइट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे सिक्योर किए जाएँ। इसका बेटे फर्स्ट पैराग्राफ है जिसके इंट्रोडक्शन के लिए आप इसको ऐड करें, उसके बाद आप ये वाला पैराग्राफ इसमें ऐड करें। द नॉर्मल स्टेट लाइफ ऑफ अफेयर, then it is for the employer and the extension of the management acting as a agent for the employees organizations। जो मैनेजमेंट्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी अपनी एम्प्लॉयज़ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही होती हैं, उनके एजेंट के तौर पे एक्ट कर रही होती हैं। थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं यहाँ पे, तो आपको जो है अगले चैप्टर के अगले पेज के अंदर मिल जाएगा टॉपिक नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोसीजर, कि लेबर लॉ के लिए जो प्रोसीजर है ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उसके लिए स्टूडेंट अगर आप स्टार्ट में इसके पैराग्राफ को देखें तो यहाँ पे एक आर्बिट्रेजर का रोल होता है, क्योंकि लेबर यूनियन जो है एक आर्बिट्रेजर का रोल रखती हैं। अगर फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ की और ऑर्गेनाइजेशन की, मैनेजमेंट की आपस में किसी बात के ऊपर कोई डिस्प्यूट्स आ गया तो उसको हल करने के लिए तीसरा बंदा होता है। ये तीसरा बंदा उस वक्त सामने आता है जब कि ये दोनों की दोनों जो फ़रीक़ैन हैं या दोनों की दोनों जो पार्टीज़ हैं वो मामले को सुलह सफाई के साथ हल नहीं कर पाती। तो फिर क्या होता है कि ये वाली जो लोग हैं या थर्ड पार्टी जो है या यूनियंस जो बनी हुई हैं, ये आ जाती हैं सामने डिफेंस के ऊपर और कोशिश करती हैं कि उस मामलात को क्या किया जाए, सेटल डाउन किया जाए। द फ्रेमवर्क ऑफ द कलेक्टिव लेबर लॉ की बात कर रहे हैं जी। कलेक्टिव लेबर लॉ से मुराद ये है कि ये कुछ CBRs होती हैं, कलेक्टिव लेबर बारगेनिंग्स होती हैं। ये इसलिए बनाई जाती हैं जो कि लेबर्स के लिए उनकी लिमिटेशंस को रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि कहाँ तक उनकी लिमिटेशंस हैं, वो लोग क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या क्या चीज़ इनके लिए इंपॉर्टेंस है कि नहीं है। ये फ्रेमवर्क बेटे इसलिए बनाया जाता है कि अक्सर लोग लेबर यूनियन के लॉ पे क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, उन्हें नीचे लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके बायस क्या किया जाता है कि उनकी जो लिमिटेशंस होती हैं उसको फौरी तौर पे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द कहते हैं द प्रोसेस ऑफ राइनिंग इन द ट्रेड यूनियंस वाज बिगन विद द 1980 एम्प्लॉयमेंट एक्ट। यानी रिस्ट्रेन द यूनियंस। आप अपने यूनियंस को क्या करते हैं जी, रिस्ट्रेन करते हैं एक जगह पे तो कि रुक जाएं वो। तो ये बेसिकली जो है लेबर यूनियंस की जो इम्यूनिटीज़ होती हैं उनको नैरो डाउन करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे इम्यूनिटीज़ का वैसे ही आजकल बड़ा जो कंसेप्ट है वो पॉपुलर है, बड़ा आप सुनते हो जी, इंसान की इंटरनल इम्यूनिटी अच्छी है तो जर्म्स को रोकेगी, उसके ख़िलाफ़ वो लड़ेगी। अगर इम्यूनिटी अच्छा नहीं है तो फिर जर्म्स के ख़िलाफ़ लड़ने में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो ये कहता है कि इसी तरह क्या कहते हैं कि अगर यूनियंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है तो वो लेबर जो होती है उसको कंट्रोल करने में बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है। अगर यूनियंस जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर कंट्रोलिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाता है, बड़ा उसमें प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट वन इज़ द वो ये कहता है कि द लेगिस्लेशन कंसोलिडेशन। लेगिस्लेशन कहते हैं जी कानून साजी को। तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या होता है कि जो कानून साजी है ये ज़रा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आपने लेगिस्लेशन के थ्रू ये यूनियंस डेवलप नहीं की होती तो उससे फिर क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम हो जाती है। फिर एक आज़ाद पिंचे की तरह लोग या एम्प्लॉयज़ फिरते चलते हैं, जहां उनका मन चाहे जो चाहे वो करना शुरू हो जाते हैं। तो कानून के दायरे में रह के अगर ये यूनियंस बनाई जाएंगी और अगर लेबर भी अपना जो एहतजाज होता है वो रिकॉर्ड करेगी तो उसमें फिर क्या होता है कि पुख्तगी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती है। अभी जो करंट बाहर के ममालिक में USA के अंदर जो लेबर लॉ या ट्रेड यूनियंस जो चल रही हैं आपकी, वो एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग चल रही हैं, जो कि 1980 से लेके 88, 82 और 1990s तक के जो लॉज बने होते हैं उनको वो क्या कर रही होती है, रिकवर कर रही होती है या उनको सपोर्ट कर रही होती है। उसके बाद कहते हैं द यूरोपियन यूनियन एंड ब्रिटिश लेबर लॉ। खैर इसके साथ हमारा ताल्लुक नहीं है क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि पाकिस्तान के जो लेबर यूनियंस हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे कि उनके चलने का, उनके काम करने का तरीक़ेकार क्या होता है। अलबत्ता आप इसको एज ए सेल्फ स्टडी के तौर पे पढ़ लें ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो कि बाहर के कंट्रीज़ के अंदर इनको कैसे डील किया जाता है। द एग्जाम्पल्स ऑफ द न्यू लेबर लॉज इन द एक्शंस की बात कर रहे हैं कि जो न्यू लेबर लॉज बने हैं उनकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि वो एक्शन में आई। देखें बेटे, लेबर यूनियंस जो हैं उस वक्त ज़्यादातर स्ट्राइक या एहतजाज करती हैं जब प्राइवेटाइज़ किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस को या नेशनलाइज किया जाता है। प्राइवेटाइज एंड नेशनलाइजेशंस दो किस्म के कंसेप्ट हैं जिसमें
क्या होता है कि नेशनलाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट कोशिश ये करती है कि पूरे मुल्क में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अपने अंडर किया जाए। अपने अंडर करने से मुराद ये है कि वो आवाम की हुक्मरानी होती है, ताकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई अपना एक नेगेटिव रोल प्ले ना कर सके, वो ज़्यादती ना कर सके, वो एम्प्लॉयज़ के लॉस के ऊपर हमला ना करे। और जो आपकी प्राइवेटाइजेशंस होती हैं, प्राइवेटाइजेशंस के अंदर क्या होता है कि जो मालिकान होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के, उनको इंडिपेंडेंट एक किस्म का कर दिया जाता है, जाएँ जी आप अपने तरीके से काम करें, गवर्नमेंट में ऐसा कोई अमल दखल नहीं होगा, बस टैक्स वगैरह अदा करते रहें। तो जहाँ पे दोनों कंसेप्ट जो हैं, प्राइवेटाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन, इनकी इंपॉर्टेंस है, इनकी कुछ ग्रास रूट्स हैं, वहाँ पर कुछ इनके फ़ायदे भी हैं, कुछ इनके नुकसान भी हैं, जिसके बरक्स क्या होता है कि लेबर यूनियंस जो हैं वो एक्शन में आ जाती हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो 5 साल पहले PIA के मुलाजमीन जो थे वो रोड पर आ गए थे कि हमारे जो इंसेंटिव्स हैं, जो मुआवजे में उसमें इजाफा किया जाए। तो उस दौर की जो गवर्नमेंट थी PMLN, उन्होंने बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाई, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा था ये लोग जो हैं ज़्यादती कर रहे हैं। तो जब उन लोगों को ये पता चला कि वाकई हम ज़्यादती पे हैं, तो हमारी पेज वगैरह गवर्नमेंट काट लेगी और गवर्नमेंट नए बंदे हायर कर लेगी, तो उन्होंने फौरी तौर पे अपनी स्ट्राइक जो थी वो ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। अब आगे हम थोड़ा सा चलते हैं यहाँ पे। द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट लॉ, ये एक नया टॉपिक शुरू हो गया है, द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट लॉ। अब इसमें ये बात होती है कि फॉर एग्जांपल एक होता है ग्रुप की शक्ल में सारे एम्प्लॉयज़, एक होता है अकेला बंदा। आप अकेले बंदे को क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द क्रूअलिटी, अगेंस्ट द मिसबिहेव फ्राम द ऑनर फ्राम द ऑर्गेनाइजेशंस। तो एक अकेला बंदा जब अपने आप को रजिस्टर करवाता है किसी भी यूनियन के तहत, तो उसके लिए जो सिक्योर या प्रोटेक्शंस वगैरह जो हैं वो प्रेस्क्राइब किए गए होते हैं कि अगर आपके साथ ज़्यादती की जाती है, या आपको जल्दी निकाल दिया जाता है, या सैलरी टाइम पे नहीं दी जाती, या ओवर टाइम लगाया जाता है, तो फिर आपको हम किस किस्म की प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इसका फर्स्ट पैराग्राफ क्लिक करें जी, आपने क्या करना है, एक दफ़ा इसको स्टडी कर लेना है। थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। वो ये कहता है द सोशल डायमेंशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन, खैर छोड़ दें, इसका आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं। सोशली क्या डायमेंशंस हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर। उसके बाद 7.5 पे आ जाएं जी, इक्वल पे एंड सेक्स डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं। अब ये बुलेट 5 आ गया, ये भी एक नया टॉपिक है कि जब भी हम लेबर यूनियन की बात करते हैं तो वहाँ पे इन दो चीज़ों को भी इम्पोर्टेंटली देखा जाता है कि क्या एम्प्लॉयज़ जो हैं जो काम कर रहे हैं, क्या उनको पे जो है वो इक्वल दी जा रही है। इक्वल से मुराद ये है जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडल, लो। हर लेवल के अंदर एम्प्लॉयज़ जो हैं हायर होते हैं, ठीक है। याद रहे कि जो टॉप लेवल पे काम करने वाले एग्जीक्यूटिव हैं वो भी लेबर में आते हैं, जो मिडिल वाले हैं वो भी लेबर में आते हैं, और जो लेबर वाले हैं वो भी लेबर में आते हैं। तो वो ये चेक करते हैं इसमें कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के मालिकान अपनी मर्ज़ी की पेमेंट तो नहीं दे रहे आपको, क्या वो ये तो नहीं कि आप जनाब उसके बड़े करीबी हैं या क्लोज़ आपका रिलेशनशिप है तो आपकी पे ज़्यादा है, और वो ना जो मेरिट पे आ रहा है लेकिन उसका कोई सिफारिश नहीं है तो आप उसको पे कम दे रहे हैं। तो ये बेसिकली जो है इक्वल पे एंड सेक्स डिस्क्रिमिनेशन है। उसमें किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रही कि आपने ज़्यादातर फीमेल्स तो नहीं हायर की हुई, मेल को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, या मेल्स को आप चांस देते हैं, फीमेल्स को आप रखते नहीं हैं। तो ये भी चीज़ें आपने बेसिकली क्या करनी है जी, देखनी है उसके अंदर कि क्या इस किस्म की कोई ज़्यादती तो नहीं चल रही। अगर आप थोड़ा सा आगे मज़ीद आते हैं, द डिक्लाइन ऑफ द CB मॉडल ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, इसमें डिक्लाइन कैसे आता है, ठीक है। डिक्लाइन CBR के अंदर उस वक्त आता है जब एम्प्लॉयज़ जो हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादती करते हैं बिला वजह, जो है जो यूनियंस होती हैं उसके साथ उसके थ्रू स्ट्राइक्स करवा रहे होते हैं, और क्या करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन को भी इससे प्रॉब्लम होती है, और बाकी जो लोग हैं वो भी क्या करते हैं, इससे सफ़र करते हैं। तो उससे फिर क्या होता है कि इस तरह की जो भी यूनियंस बनी होती हैं जो थर्ड मैन का रोल प्ले करती हैं, उनकी डिक्लाइनिंग शुरू हो जाती है। द फ्लेक्सिबल फॉर्म्स की बात कर रहे हैं जी, इसके अंदर ही ये टॉपिक आ रहा है कि फॉर्म्स जो हैं अगर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती हैं तो मामलात सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन अगर फॉर्म्स फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगी और एम्प्लॉयज़ भी नहीं दिखाएंगे, वो बिला वजह स्ट्राइक और ऐसे मुआहदे रखेंगे या ऐसे अपने ये कह लें कि मुतालबात रखेंगे जो काबिल कबूल नहीं होते, तो फिर भी ये जो यूनियंस होती हैं इनमें डिक्लाइनिंग शुरू हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़ द GIT प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं जी। GIT प्रोडक्शन में क्या होता है कि ये बेसिकली टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की एक टर्म है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ को, अपनी मशीनरी को रखती हैं स्टैंड बाय पे रखती हैं कि वो फौरी प्रोडक्शन नहीं करती या ना ही उनको स्टोर करती हैं, वो प्रोडक्शन को रखती हैं अपने पास
और अपने एम्प्लॉयज़ को स्टैंड बाई पे रखती हैं कि जैसे ही ऑर्डर होता है फौरी तौर पे उसको प्रोसीड करके कंप्लीट किया जाए। लेकिन याद रखें जी, लेबर का भी काम करने का एक टाइम होता है, अगर आप उससे एक्स्ट्रा टाइम लगवाएंगे तो ओवर टाइम में आता है, जिसके लिए वो क्या डिमांड करेगा, लो जी हुण सानू पैसे चाहिए ने। तो जब आप उसको पैसे वगैरह भी प्रोवाइड नहीं करेंगे और उससे काम भी ज़्यादा लेंगे तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा जी, शोर ही डालेगा, इसके अलावा उसके पास और कोई चारा बाकी नहीं रह जाता। नेक्स्ट वन इज़ द JIT प्रोडक्शन के बाद आगे अगर आप चलते हैं तो प्रिकेरियस टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जी। ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें ख़तरा होता है कि यार अभी निकाल देंगे, साल बाद निकाल देंगे, या कोई सिक्योरिटी नहीं है, या कोई इसमें मेडिकली किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं दी जाती, तो ये प्रिकेरियस टाइप ऑफ वो आ जाती हैं, उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट आ जाती हैं। तो इसके अंदर भी फिर क्या होता है कि यूनियन जो हैं वो आपस में यूनियंस अगर किसी किस्म की स्ट्राइक भी करती हैं तो उनकी बात नहीं मानी जाती है। उनको वो ये कहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है यार आपने लेबर यूनियन के थ्रू स्ट्राइक करनी है, जाओ करो, हम आपको रखते नहीं, हम आपको निकाल देते हैं, हम नया बंदा रख लेंगे। तो इससे भी क्या होता है कि यूनियंस को इतनी फोकियत नहीं मिलती और उनकी डिक्लाइनिंग जो है ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। द इफ़ेक्ट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात कर रहे हैं जी। इसके बाज़ कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जहाँ पे पॉजिटिव इसके इम्पेक्ट हैं वहाँ पे उनके कुछ नेगेटिव इम्पेक्ट भी हैं। वंस अगेन लोग इसका अगर नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं तो ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस में कमी आएगी, कलेक्टिव बार्गेनिंग की, बेसिकली यूनियंस की। लेकिन अगर लोग इसका प्रॉपर अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा कि इसका फ़ायदा ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द, इसमें आ जाता है कि नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है जी आपका इसमें, जिसमें कहते हैं समरी एंड कंक्लूजन्स हैं। तो कंक्लूजन्स जो है आप सेल्फ स्टडीज़ को ज़रूर करें जी, ये पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है। जैसे हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर ये देखा कि जो लेबर यूनियंस हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए लेबर यूनियंस बाकायदा तौर पे बनाई जाती हैं, जो कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का रोल प्ले करती हैं, आर्बिट्रेशंस का रोल प्ले करती हैं, एक थर्ड मैन का रोल प्ले करती हैं, जो कोशिश ये करती है कि यूनियन एम्प्लॉयज़ की और ऑर्गेनाइजेशंस के मैनेजमेंट के दरमियान सुलह करवाई जाए ताकि वर्किंग एक्टिविटीज़ दोबारा से स्टार्ट हों, और अगर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किसी किस्म की ज़्यादती हो रही है तो उसको रोका जाए। USA के अंदर इसको एक्ट जो इसका बना हुआ है 1992, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, रन किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। सो दिस वाज द टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी लेंथी एंड वेरी टेक्निकल। और बाकी जो है इसके मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा।